गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 ऊष्म गति का यानी थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 9। अभी तक हम इसके 8 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम इसके 9वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे मानक विचलन एंथैल्पी, जिसे हम डेल्टा एफ एच माइनस के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम ऊष्म रासायनिक समीकरण क्या होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए। मानक विचलन एंथैल्पी, नाम से ही समझ आ रहा है कि जब विचलन की बात हो रही है। ठीक है, जिसे हम इसे हम डेल्टा एफ एच माइनस इससे निरूपित करते हैं। तो इसे याद रखना, क्योंकि जब हम प्रश्न करेंगे या कोई भी समीकरण आएगा तो हमें यही देखने को मिलेगा, नाम नहीं लिखा होता। किसी यौगिक के एक मोल को उसके ही तत्वों जो अपने सबसे स्थायी रूपों में लिए गए हों में से विरचित करने पर होने वाली मानक एंथैल्पी परिवर्तन को उसकी मानक मोलर विरचन एंथैल्पी कहा जाता है। ठीक है, जब हम किसी यौगिक को बनाते हैं उसके ही तत्वों से, कब? जब वो जो तत्व है वह अपने सबसे स्थायी रूप में हो। ठीक है, जैसे कि हम H2O बना रहे हैं, जल बना रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वह अपने सबसे स्थायी रूप में होने चाहिए। जब हम उनके विरचन से जब H2O को बनाते हैं तो इस जो समीकरण में है ना, ये जो प्रक्रिया है, इसमें जो एंथैल्पी का परिवर्तन होता है, उस होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन को हम मानक विरचन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, समझ आया कि जब किसी यौगिक के एक मोल, हाँ, और जो यौगिक है उसे हम एक मोल, मतलब किसी यौगिक के एक मोल को उसके ही तत्वों को जो अपने सबसे स्थायी रूपों में लिए गए हों, है ना, ऐसे रूपों को हम संदर्भ अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, जब हम इन रूपों में से विरचित करने पर होने वाले जो मानक एंथैल्पी परिवर्तन है, उसकी उसी को हम मानक मोलर विरचन एंथैल्पी कहा जाता है, और इसे हम इस चिन्ह से निरूपित करते हैं। है ना, उदाहरण के लिए H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हम जब जल या फिर H2O बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो डेल्टा एफ एच माइनस है, ये कितना है? -285.8 किलो जूल पर मोल। है ना, हमें संख्या याद नहीं रखनी, आप बस इतना पता हो कि डेल्टा एफ एच माइनस जो मानक विचलन एंथैल्पी है, ये क्या होती है ना। और एक उदाहरण, ठीक है, ऐसी जब हम ग्रेफाइट और हाइड्रोजन से मिलके जब मीथेन बनता है, CH4 बनता है। ठीक है, यहाँ हमने ग्रेफाइट जो है, कार्बन जो है वह ठोस अवस्था में लिया है, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में लिया है, और जो मीथेन जो बना है वह भी गैसीय अवस्था में है। तो C+2H2 गिव्स CH4। ठीक है, तो इसमें जो डेल्टा एफ एच माइनस है वो कितना है? -74.81 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, यौगिक का बनना जो है उसे हम विरचन बोलते हैं। है ना, उसी को यौगिक का बनना अपने ही तत्वों के सबसे स्थायी रूप से। ठीक है, किसी यौगिक के एक मोल का बनना अपने अपने ही तत्वों के सबसे स्थायी रूपों से। तो इसमें जो इस प्रक्रिया में जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे हम मानक विरचन एंथैल्पी कहते हैं, और इस चिन्ह से उसे निरूपित करते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम आगे चलते हैं। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि मानक विरचन एंथैल्पी जो डेल्टा एफ एच माइनस है वह डेल्टा आर एच माइनस की ही एक विशेष स्थिति है, जिसमें हम एक मूल यौगिक अपने तत्वों से बनाते हैं। ठीक है, तो जो डेल्टा एफ एच माइनस है, यह डेल्टा आर एच माइनस की ही एक विशेष स्थिति है, जिसमें हम एक मूल यौगिक अपने तत्वों से बनाते हैं, जैसा उपरोक्त। है ना, मतलब जब भी हम जल, मीथेन और इथेनॉल, इन सभी में हमें देखने को, मतलब जैसे अभी हमने जल में देखा, है ना, और मीथेन में देखा कि एक मूल कैसे बनता है, और डेल्टा एफ एच माइनस भी हमने देखा कि कैसे इनके परिवर्तन से जो ऊर्जा है, मतलब जो एंथैल्पी में परिवर्तन है, उसे हम डेल्टा एफ एच माइनस बोलते हैं। ठीक है, अब हम इस समीकरण को देखें। CaO प्लस CO2 गिव्स CaCO3। तो इसमें जो डेल्टा आर एच माइनस है वह कितना है? -178.3 किलो जूल पर मोल। है ना, अब देखिए, इसके विपरीत एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन कैल्शियम कार्बोनेट की विरचन एंथैल्पी नहीं है। ठीक है, ये जो दिख रही, ये कैल्शियम कार्बोनेट की विरचन एंथैल्पी नहीं है, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वह अपने तत्वों से नहीं, है ना, जबकि दूसरे यौगिकों से बन रहा है ना, जो CaO है और CO2 है, ये भी यौगिक है ना, तो ये इनसे मिलकर बन रहा है, ना कि अपने तत्वों से। इसलिए जो एंथैल्पी परिवर्तन है वह उसकी विरचन एंथैल्पी नहीं है, क्योंकि इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट है वह अपने तत्वों से ना बनकर दूसरे यौगिकों से बना है। ठीक है, परिपाटी के अनुसार एक तत्व के सबसे अधिक स्थायित्व की अवस्था में मानक विचलन एंथैल्पी डेल्टा एफ एच माइनस का मान शून्य लिया जाता है।
ठीक है, कब? एक तत्व के सबसे अधिक स्थायित्व की अवस्था में, ठीक है, संदर्भ अवस्था में, जो मानक विचलन एंथैल्पी है डेल्टा एफ एच माइनस, इसका मान शून्य लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि आप एक केमिकल इंजीनियर हैं और जानना चाहते हैं कि यदि सारे पदार्थ अपनी मानक अवस्था में हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट को चूना एवं कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है, मान लिया कि हम केमिकल इंजीनियर हैं और मानना चाहते हैं कि अगर सारे पदार्थ जो है वह अपनी मानक अवस्था में हो, तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ेंगे, है ना, विघटित करेंगे, तो इसके लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, मतलब कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। मतलब हमें CaCO3 को CaO और CO2 में विघटित करना है और डेल्टा आर एच माइनस का पता करना है। ठीक है, तो चलो, यहाँ हम मानक विचलन एंथैल्पी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम मानक विचलन एंथैल्पी का उपयोग कर सकते हैं और उसका हमें सूत्र भी याद है ना, सिग्मा आई AI डेल्टा एफ एच वी उत्पाद माइनस सिग्मा आई BI डेल्टा एफ एच वी अभिक्रिया, है ना, ये हम समझ सकते हैं। तो देखो, एवं अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन परिकलित कर सकते हैं। एंथैल्पी परिवर्तन की गणना करने के लिए हम निम्नलिखित सामान्य समीकरण का उपयोग कर सकते हैं, है ना, हम इस समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो ए और बी है ये स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है, ये हमें पता है। ठीक है, और सिग्मा क्या कर रहा है, इन सभी का योग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ संतुलित समीकरण में ए एवं बी क्रमशः अभिक्रियकों एवं उत्पादों के गुणांक है। ठीक है, उपरोक्त समीकरण को कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन पर लागू करते हैं। ठीक है, अब हम इस समीकरण को कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन पर लागू करते हैं, है ना, जो विघटित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, CaCO3 को Ca और CO2 में विघटित कर रहे हैं और हम डेल्टा आर एच माइनस निकाल रहे हैं, जो कि हम इस समीकरण से निकालेंगे। ठीक है, हम ए और बी, ए एक है इतना हमें पता है ना, ए भी एक है और बी भी एक है। तो देखो, डेल्टा आर एच माइनस क्या होगा, डेल्टा एफ एच माइनस CaO प्लस डेल्टा एफ एच माइनस CO2 माइनस डेल्टा एफ एच माइनस CaCO3, है ना, क्योंकि समीकरण में हमें उत्पाद में से अभिक्रिया के योगों को घटाना है ना। तो पहले हम उत्पाद का योग करेंगे, ए हमें यहाँ पे एक दिया हुआ है। ठीक है, तो एक उत्पाद में हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO है और CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ए हमारे पास कितना है, एक। ठीक है, यहाँ एक दिया हुआ है और इसकी जो सी डेल्टा एफ एच माइनस है वो कितना है, -635.1 किलो जूल पर मोल, है ना, +1। CO2 का कितना है, -393.5 किलो जूल पर मोल, है ना, और CaCO3 का कितना है, -1206.9 किलो जूल पर मोल, है ना। इनको हम हल करेंगे तो हमें कितना मिला, 178.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो डेल्टा आर एच माइनस जो है, जो ऊष्मा है, हमें 178.3 किलो जूल पर मोल लगेगी। अतः जो CaCO3 है उसका विघटन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, अतः इच्छित उत्पाद प्राप्त करने के लिए आपको इसे गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, 178.3 किलो जूल पर मोल ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, जिससे हमें क्या पता चलता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 है, इसका विघटन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। और जो उत्पाद हमें मतलब विघटन करना है उसके लिए हमें इसे CaCO3 को गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ आ गया अच्छे से। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ऊष्म रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब देखो, ऊष्म रासायनिक समीकरण कुछ नहीं, हम एक समीकरण की व्याख्या कर रहे हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें उसके डेल्टा आर एच का मान भी दिया गया हो, उसे हम ऊष्म रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, एक ऐसी संतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें हम डेल्टा आर एच का भी मान हम देते हैं, जैसे इस समीकरण को हम देख सकते हैं, है ना, इन समीकरण को हम ऊष्म रासायनिक समीकरण कहलाता है। हम एक समीकरण में पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं भी निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या, एक संतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें डेल्टा आर एच का माइनस का भी हमें मान पता हो और साथ में उसकी जो भौतिक अवस्था है ये भी हमें पता हो। जैसे कि हमें पता है कि ये जो C2H5OH है ये क्या है, द्रव्य है। जो ऑक्सीजन है ये गैसीय है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय है और जो जल है वह क्या है, द्रव्य है। और साथ में हमें इनकी डेल्टा आर एच माइनस भी पता हुआ है, जो कि कितना है, -1367 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, तो इस संतुलित रासायनिक समीकरण को हम ऊष्म रासायनिक समीकरण बोलेंगे, है ना। तो ये रही समीकरण, उदाहरण के लिए C2H5OH जो कि द्रव्य है +3O2 गैसीय अवस्था में हमें देता है 2CO2 गैसीय अवस्था में +3H2 द्रव्य अवस्था में, और डेल्टा आर एच माइनस कितना है, -1367 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, इतना अच्छे समझ आ गया। चलो,
अब हम देखेंगे ऊष्म रासायनिक समीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित परिपाटियों को याद रखना आवश्यक है। ठीक है, कौन कौन सी? यहाँ पे पास दो हैं। पहला कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण है उनमें गुणांक अभिक्रियकों एवं उत्पादों के मोलों को निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण में जो गुणांक है वह अभिक्रियकों एवं उत्पादों के मोलों को निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है, अणुओं को नहीं, किसके? मोलों को निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा डेल्टा आर एच माइनस का गणितीय मान समीकरण द्वारा पदार्थों के मोलों की संख्या के संदर्भ में होता है। ठीक है, पहला तो ये कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण है उसमें जो गुणांक है वह अभिक्रियकों के एवं और उत्पादों के मोलों को निर्दिष्ट करते हैं, ना कि अणुओं को। और दूसरा कि जो डेल्टा आर एच माइनस है इसका गणितीय मान समीकरण द्वारा पदार्थों के मोलों की संख्या के संदर्भ में होता है। ठीक है, क्या गणितीय मान जो है वह समीकरण द्वारा, है ना, जो समीकरण है उसके द्वारा पदार्थों के मोलों की संख्या के संदर्भ में होता है। ठीक है, और मानक एंथैल्पी परिवर्तन जो है डेल्टा आर एच माइनस, इसकी जो इकाई है वह क्या है? किलोजूल पर मोल है। तो इसकी यूनिट क्या है? किलोजूल पर मोल है, इसे याद रखना। ठीक है, इन दोनों को हमें याद रखना आवश्यक है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने मानक विरचन एंथैल्पी डेल्टा एफ एच माइनस, है ना, इस पे चर्चा की। और अंत में हमने ऊष्म रासायनिक समीकरण क्या होता है इसे भी देखा। ठीक है, बाकी अगले भाग में हम ऊष्म रासायनिक समीकरण को और अच्छे से और आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम हेस के नियम पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। थैंक यू।